क्या आया था बताइए। सर आया था सर। तो किसी को कोई हाँ दिक्कत सर पहुंची आया। है ना? सर एक बार नहीं रिपीट सर। करेंगे जी एक बार रिपीट करेंगे आप वो लास्ट वाला प्रॉब्लम। ये वाला। हाँ ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरे पास दो एलिमेंट है एक्स और वाई, और ये दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो अगर आप लोग को ध्यान में आ रहा है कि दो सेम एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, वही आप लोग के दिमाग में आइडिया क्लिक होनी चाहिए कि ये वाला जो मतलब ये न्यूमेरिकल या ये डेटा कौन से लॉ को एक्सप्लेन करेगा, कौन से लॉ को एक्सप्लेन करेगा। दो एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है बट कंपाउंड अलग है। लॉ ऑफ और मल्टीपल डेफिनाइट। प्रपोर्शन। ये दिमाग में जाना चाहिए। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का हमारा प्रिंसिपल क्या था कि भाई जो एलिमेंट का रेशो रहेगा, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे एक्स और वाई मेरे पास अगर दो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें से किसी एक एलिमेंट का एलिमेंट का जो मास रहेगा वो सेम रहेगा, और जो वाई एलिमेंट रहेगा दोनों कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, इसका अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो रेशो कैसा बनेगा, सिंपल रेशो बनना चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पर जो हम लोग को डेटा दिया हुआ है उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कंपाउंड 1 में x 0.324 है और y जो है वो 0.471 है, और कंपाउंड 2 में अगर हम बात करें तो कंपाउंड 2 में x 0.117 है और y जो है वो 0.509 है। ओके, लेकिन प्रिंसिपल के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए कि कोई भी एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देखोगे तो x का मास सेम है क्या दोनों कंपाउंड में? x का मास सेम दिखाई दे रहा है दोनों कंपाउंड में? नो सर। नहीं। नहीं और सर। y का मास सेम दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। नहीं। मतलब यहाँ ये है कि ना भाई x का मास सेम है और ना ही y का मास सेम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मतलब किसी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देंगे। मतलब या तो आप x का मास फिक्स कर लो या फिर y का मास फिक्स कर लो। तो मैं x का जो मास है वो फिक्स कर लेता हूँ। तो जैसे देखिए पहले कंपाउंड में मास ऑफ x कितना x है, 0.324x है, और ये कितने y के साथ कंबाइन हो रहा है, 0.47y के साथ ये कंबाइन हो रहा है। बराबर है, राइट? हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंपाउंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेकंड कंपाउंड। तो सेकंड कंपाउंड के लिए दिया जो है डेटा जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। पहले क्या डेटा दिया हुआ है, 0.117x के लिए कितना y है, 0.509। राइट? बट हमने क्या कहा है, जैसे कि हम लोग को पता है कि भाई दो एलिमेंट है बट कंपाउंड अलग अलग है, इसका सिंपल मीनिंग है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेगा। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खास बात है कि किसी एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए, राइट? तो जैसे मैंने कहा यहाँ एक्स का मास सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर किसी का भी मास सेम नहीं है। अब भाई मास सेम नहीं तो हम उसको सेम कर लेते हैं। कैसे? जैसे पहले वाले के लिए मैंने x की वैल्यू कितनी ली है, 0.324 दिया हुआ है, और दूसरे कंपाउंड के लिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.117 0.117 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, सेकंड कंपाउंड के लिए भी x की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट कंपाउंड इतनी ही लेती है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड में कितनी है, 0.324। तो आप सेकंड कंपाउंड के लिए भी क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0.324 ले लेंगे। बराबर है। अब ध्यान दीजिए, ये मैं सेकंड कंपाउंड के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड कंपाउंड के लिए x जब 0.117 था तो y कितना था, 0.509। 0.509। इसीलिए जब मैं x को 0.324 लूंगा तो फिर मेरा y कितना होगा ये मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू 0.509 मल्टीप्लाइड बाई 0.324 बराबर है, और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 0.117। राइट। तो फिर अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने पर कितना आया था इसका वैल्यू 1.4095। 1.409। तो ये 1.409 क्या है, y है, राइट। अच्छा 1.4095 4095, ओके 5। तो ये y आ गया। अब ये जो y है ये कौन से कंपाउंड के लिए, सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड के लिए। अब जैसे हमारा प्रिंसिपल है, हमने प्रिंसिपल के हिसाब से पहले x की वैल्यू को फिक्स कर लिया, सेम कर लिया। अब सेकंड चीज क्या करनी है, y का रेशो निकालना है दोनों कंपाउंड में। तो पहले वाले कंपाउंड में y कितना है 0.471। y in 1 डिवाइडेड बाई y in 2। तो 0.471 ये y है पहले कंपाउंड में, और सेकंड कंपाउंड में y अभी हमने कितना निकाला था 1.4095। अच्छा मुझे बताओ कि सेकंड वाले कंपाउंड में y की वैल्यू मैं 0.509 लूं या 1.4095 लेना है 1.4095। और ये क्यों लिया है, क्योंकि ये वैल्यू कितने x के लिए है 0.324। क्योंकि, और मैंने इसकी वैल्यू 0.324 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू को क्या करना था सेम फिक्स करना था, बराबर था। और फिर इसका जब रेशो निकाला गया तो इसका रेशो क्या आ रहा था 1:3। 1:3। 1:3 आ रहा था। समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो ये वो न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल है, कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड ABC। कार्बन combines with hydrogen to form 3 compounds A, B and C. The percentage of hydrogen in AB and C, the percentage of hydrogen in A, B and C is 25, 14.3 and 7.7. 25, 14.3 and 7.7 respectively. Full stop. फाइंड, यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ A, B and C। और सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच लॉ of chemical combination is illustrated। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन।
तो बाकी सारी चीजों को दिमाग से निकाल दो और सबसे पहले मेन देखिए कि ये वाला जो डेटा है ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है, बस इस चीज पर फोकस करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या तैयार कर रहा है? 3 कंपाउंड्स तैयार कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है? एलिमेंट सेम है और कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या लग रहा है ये कौन सा लॉ को एक्सप्लेन करेगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन? मल्टीपल प्रोपोर्शन। एलिमेंट सेम है और कंपाउंड्स अलग अलग है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है या मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा भाई, क्योंकि एलिमेंट सेम है और कंपाउंड्स अलग अलग है। कंपाउंड्स अगर सेम होते तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता, बराबर है। बट यहाँ कंपाउंड्स अलग अलग है और एलिमेंट सेम है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ओके, अब ये जो 2 कंपाउंड्स 2 एलिमेंट्स है ये 3 अलग अलग कंपाउंड तैयार कर रहा है। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। क्लियर है? ठीक है। अब इन लोगों में क्या दिया है कि हर एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ए बी सी में। किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। तो बताइए ए में कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन? 25। बी में कितना दिया हुआ है? 14.3। और सी में कितना दिया हुआ है? 77। 7.7 है, 77 नहीं है वो, 7.7। तो उसके बेसिस पर हम कार्बन के भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। हाँ। बताइए फिर कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। ए में कितना रहेगा फिर? 75। 75। पता है ना कैसे निकाला गया? क्योंकि भाई ये परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है उसको 100 में से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो कार्बन का जो रहेगा ए में 75 रहेगा, तो बी में कितना रहेगा? 100 में से 14.3 को माइनस करो, कितना बचेगा? 85.7। 5.7। अब सी की बात करते हैं, तो सी में कितना रहेगा? 92.3। वेरी गुड, 92.3 रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गए? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हो गए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के भी। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? इंपिरिकल फॉर्मूला, बराबर है, सभी कंपाउंड के, मतलब ए के भी, बी का और सी का, सभी का। अब इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने का सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला अगर आप लोग को निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? जो कंबाइंड रेशो है उसको आप क्या करेंगे? सिंपली रेशो निकाल लेंगे कि भाई कार्बन कितना रहेगा और हाइड्रोजन कितना रहेगा। देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला ये टर्म नया है, हालांकि ये टर्म हमको आगे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको तब समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि भाई इंपिरिकल फॉर्मूला अगर आप लोग को निकालना है तो हम लोग को करना क्या है। तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप लोग हर एक एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे? इसका रेशो मतलब परसेंटेज कॉम्बिनेशन जो रहेगा, जैसे इसका कार्बन का कितना है? 75, या फिर स्टेप 1 को मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक रेशो निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? एटॉमिक रेशो निकालना होता है।
एटॉमिक रेशो का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक एटॉमिक मास, बराबर है। फिर हम क्या करेंगे? इसका सिंपल रेशो निकाल लेंगे। सर ब्लर दिखाई दे रहा। सिंपल रेशो निकाल लेंगे। सिंपल रेशो कैसे निकाल लेंगे? कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट परसेंट एटॉमिक रेशो आ जाएगा दोनों का, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट 2। क्लियर है? डन। अब इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेशो निकालने की कोशिश करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के भी इन कंपाउंड ए, बी एंड सी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस एक थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में निकालने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। तो मेरे पास 3 कंपाउंड है, कौन से? ए, बी, सी। परसेंटेज कंपोजिशन दिए हुए कार्बन का 75, 85.7 एंड देन 92.3। ओके, ये कार्बन का परसेंट कंपोजिशन है। और परसेंट हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 25, देन यहाँ पर 14.3 और यहाँ पर 7.7। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम निकालेंगे एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन। ओके, सर दिख रहा नहीं, क्यों कट हो गया क्या? वो साइड का नहीं दिख रहा। स्क्रीन के बाद ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, इधर के साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा। फिर भी नहीं दिख रहा? अभी भी दिख रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है, एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन ही ने परसेंटेज कंपोजिशन कितना है कार्बन का? ये ने परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 75। सर तो 75 ब्लर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना पिता। सर क्लियर ही दिख रहा। क्लियर ही दिख रहा है ना? सर इधर का साइड का नहीं दिख रहा ना सर। छोड़ो ना अभी उधर के साइड का, क्या करने का, मेन चीजें हमारा यहाँ पर है ना। तुम लोगों ने लिखा होगा ना। तो एटॉमिक दिख रेशो रहे का थे फॉर्मूला सर। क्या बताया था मैंने? एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मुझे किसका लेना है? कार्बन कार्बन का। कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 होता है। तो 75 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है बताइए? 6.25। 6.25। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका 6.25। अब हम इसके बारे में, मतलब एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन इन कंपाउंड बी, तो कितना है परसेंट कंपोजिशन इसका? 85.7 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे? 12 से, बराबर है। तो फिर इसका कितना आंसर आ रहा है बताइए? 7.141। 1.14 या 41? 141। अच्छा, तो पहले 2 ही डिजिट ले लेते, 14 लिख लेते। देन थर्ड वाला क्या है? 92.3 डिवाइडेड बाई 12। तो बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है? 7.69। 7.69। ओके, डन। अब फिर हम निकालेंगे अभी किसका? एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन।
एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बताइए एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज One. कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ए में कितना है? 25 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा ये? 25. 25 25। देन नेक्स्ट 14.3. 14.3 divided by 1 that's equals to 14.3. 1. ओके देन सी में कितना है? 7.7 डिवाइडेड बाई 1 that's equals to 7.7. 7.7। अब हम क्या करेंगे? इनके जो एटॉमिक रेशियो है ना, इसका रेशियो निकालेंगे। मतलब व्हाट विल वी डू? एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो बताओ एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन ए में कितना था? 25. 6.25. 6.25 और हाइड्रोजन का कितना था? 25. 25। देन नेक्स्ट इधर में देखिए कितना है? 7.14 डिवाइडेड बाई 14.3 और इधर में कितना है? 7 कितना था ये? 69 है ना वो? हाँ, तो चलो अभी रेशो बताओ, इसका रेशो क्या आ रहा है? 0.25. 0.25 मतलब कि क्या होगा वो? रेशो बोल रहा हूँ, रेशो निकालते टाइम जब भी मैं रेशो बोलूंगा ना, हमेशा एक चीज ध्यान में रखने का, रेशो निकालते टाइम भले ऊपर में छोटा है या बड़ा है वो नहीं देखने का, रेशो करते टाइम हमेशा बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करने का। मतलब यहाँ बड़ा वाला कौन सा है डिजिट? 6.25. 25। तो 25 को डिवाइड कर लो 6 मतलब 6.25 से, तो बताओ कितना आएगा? 4. 4 आ रहा है। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर. अब इसमें भी देखिए बड़ा वाला फिगर ये 14.3, उसको डिवाइड करो 7.14 से। क्या हो रहा है वो? 2.0028011204481. 2.00। ठीक है, अब 2.00 मतलब भी हम इसको सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कितना आ जाएगा? 0.1 समथिंग समथिंग आ जाएगा ना? 1.001. 001 आ जाएगा। तूने किससे किसको किया? 1.1 ही आएंगे. हाँ 1.1 ही आ रहा है। तो मतलब हमने क्या कर लिया, इसको सिंपल रेशो में निकाल दिए। समझ में आ रहा है? आगे बात समझ में? हाँ सर. अब हम लिखेंगे यहाँ पर इंपिरिकल फॉर्मूला। अब इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखे जाएंगे? बहुत ही आसान है। कैसे? ऊपर वाला कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन लिया था ना हमने, और नीचे वाला क्या है? हाइड्रोजन. हाँ, तो यहाँ इस केस में कार्बन कितना है? 1. और हाइड्रोजन कितने हैं? 4. H4. तो हम लिखेंगे CH4। समझ में आ गया? देन यहाँ पर कार्बन कितना है? CH2. और हाइड्रोजन कितने? 2। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? CH2। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंपिरिकल? CH. CH। बराबर है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। क्लियर है? हाँ सर. हाँ. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? Which law of chemical composition? Which law of chemical combination is illustrated? बराबर है। बताइए अभी यहाँ पर दिख रहा है क्या पूरा बोर्ड? अभी
हाँ सर। ओके, तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड। तो अभी हमको ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो कौन से क्वेश्चन, कौन से लॉ को एक्सप्लेन करने वाला है? लॉ ऑफ Law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करना है मैंने प्रिंसिपल के हिसाब से बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट के मास को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे। और दूसरा क्या होता है, सिंपल रेशो में होता है। सिंपल रेशो, बराबर है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी सॉल्व करना है तो आप सिर्फ इससे ही बता सकते हो, क्योंकि देखिए इस वाले रेशो में सबसे ऊपर में जो 1 1 सभी में 1 1 है। हाँ 1 1 1 मतलब क्या, इट इज द कार्बन, फिक्स मास। मतलब कार्बन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। और अगर मैं अभी रेशो निकालता हूँ हाइड्रोजन का इन 3 कंपाउंड, तो वो कौन सा रेशो हो जाएगा, सिंपल रेशो। सिंपल सिंपल 4:2:1। समझ में आता है? हाँ, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे फिर, मास ऑफ हाइड्रोजन combines with same part of carbon। ध्यान दीजिए, सेम पार्ट ऑफ कार्बन, राइट, ठीक है। तो सॉरी, यहां मास की जगह रेशो लिखना है, रेशो ऑफ, मास की जगह पार्ट ही लिख लो यहाँ, रेशो ऑफ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो कंबाइन हो रहा है सेम पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है, इज क्या है वो 4:2:1, जो कि क्या है, विच इज अ सिंपल रेशो, जो कि क्या है, सिंपल रेशो। हेंस, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हेंस कौन सा लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड। समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। गुड। पार्ट के पहले क्या लिखे है सर? किसके पहले, रेशो, रेशो ऑफ पार्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। गुड। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, शो या फिर विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन is illustrated by the following experimental results। जिसका नंबर 1 है 0.46 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 0.77 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट है 0.46 ग्राम ऑफ, क्या हुआ, फॉलोइंग के बाद का क्या है सर दिखने में इसके बाद का फॉलोइंग? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या कहा। सर दिखने फॉलोइंग के बाद का क्या फॉलोइंग लिखा के हुआ? पहले क्या है बोल रही वो? फॉलोइंग के बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। 0.46 ग्राम ऑफ
अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। मैग्नीशियम produces 0.77 gram, produces 0.77 gram of magnesium oxide, सेकेंड रिजल्ट है 0.82 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम liberates 760 ml of hydrogen, 760 ml of hydrogen at STP. एक काम करो, यहाँ पर 760 ml की जगह मैं डायरेक्टली आपको वेट ही बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 0.068 ग्राम, ये लिख लो 0.068 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन from an acid, from an acid. सर ब्लर दिखाई दे रहा। हाँ सर, ब्लर अरे दिख रहा है बोर्ड। मैं क्या करूँ अभी? सर अब ठीक है। ठीक है। हाँ सर। अब थर्ड है 1.25 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्ट्स फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ वाटर results from the union of 1.11 gram of 1.11 gram of oxygen and hydrogen. ठीक है। तो वैसे तो आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाली जो चीज है ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन करनी है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप पहले सोचो समझो। समझ में आ रहा है क्या आपको? बताइए, आप लोग के दिमाग में जा रहा है कि ये वाली जो पर्टिकुलरली चीज है, ठीक है, ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन करेगा? भाई फ्लो चार्ट के हिसाब से बताइए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट के हिसाब से सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितने रिएक्शंस दिए हुए हैं। कितने रिएक्शंस दिए हुए हैं? 3। एक है या एक से ज्यादा? मतलब एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा।
अब आपको पता है कि एक से ज्यादा जब रहते हैं तब दो केसेस आ जाती है, कौन सी? या तो कंपाउंड सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, या तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। तो आपको यहाँ क्या लग रहा है, प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट। अब प्रोडक्ट डिफरेंट होने पर भी मैंने दो केसेस बताए थे कि एलिमेंट्स दो है या उससे ज्यादा है। एलिमेंट्स यहाँ पर दो ही इन्वॉल्व है या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? दो से दो से से ज्यादा। ज्यादा। पता है अगर दो होते तो यहाँ लॉ ऑफ कौन सा लॉ काम करता? मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल लेकिन प्रोपोर्शन। ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा करेगा? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बराबर है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो चीज है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला है। अब इसके जरा प्रिंसिपल को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो इसके प्रिंसिपल के हिसाब से इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? आप क्या करेंगे, पहले दो एलिमेंट्स, पहले दो रिएक्शंस और लास्ट वाले रिएक्शन को कंपेयर करेंगे। इसमें से कोई ना कोई चीज कॉमन दिखेंगी, ठीक है, किसी में। जैसे देखिए लास्ट वाले एलिमेंट में आपका प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज योर प्रोडक्ट? वाटर। वाटर। वाटर किससे बन रहा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। राइट। और पहले वाले केस में आप लोग को और तीसरा एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो मतलब मेरे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बराबर है। अब पहले वाली केस देखो, पहले वाले केस में क्या बोला है कि मैग्नीशियम क्या हो रहा है, लिबरेट। क्या तैयार कर रहा है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करेगा, मतलब जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgO। MgO। ठीक है। सेकंड चीज में क्या बोला है कि मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन होगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ अगर वो कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? MgH2। MgH2 बनाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भाई 2 होती है। और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? वाटर। H2O। राइट। अब आप देखेंगे कि जो कंबाइनिंग रेशो है किसका? ऑक्सीजन का इन MgO एंड हाइड्रोजन का इन मैग्नीशियम। जैसे इसमें कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, MgO में कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है? 1। और MgH2 में कितना हाइड्रोजन इन्वॉल्व है? 2। और आपको पता है कि ये फिर दोनों ही आगे जाकर क्या बना रहे हैं, इसी रेशो में क्या बनाएंगे? H2O बनाने वाले हैं। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि आप लोगों को अगर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ऑक्सीजन का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, और फिर इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन। इनका रेशो निकालेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके।